दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में। हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं संघ की कार्यपालिका के विषय में। देखिए, हमने संघ की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति, उसके बाद पढ़ा हमने उपराष्ट्रपति। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा संघीय मंत्री परिषद। इसको केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहते हैं। जो हम अभी जो वर्तमान में किसी भी सरकार को बोलते हैं, जैसे कि मोदी जी की सरकार, यह कौन सी सरकार है? हम इसको कहते हैं केंद्र सरकार। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार यह हमारी संघ की सरकार है। ठीक है। अब जो हम आज बात करेंगे मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। मंत्री परिषद आखिर क्या है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे संविधान में मंत्री परिषद के लिए जो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 बताए गए। अनुच्छेद 74 में बताया है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होगा, इसको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री। यानी कि जैसे हम आपको बताएं, जो हमारा नाम मात्र का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है यानी कि प्रमुख है कौन है? प्रधानमंत्री। आज आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यपालिका का शक्तियों का जो प्रयोग करता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वे अधीनस्थ अधिकारी कौन है? अधीनस्थ जो अधिकारी है वो क्या है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद ही आज हमें पढ़ना है। तो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है PKPSTRG अकेडमी। तो शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान को। देखिए, मंत्री परिषद, इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 74 में दिया है संविधान के, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जब सहायता देंगे या अथवा सलाह देंगे तो राष्ट्रपति उनकी सहायता को मानने के लिए बाध्यकारी होगा अथवा नहीं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जैसे कि हमारा राष्ट्रपति है, ये है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमारे मंत्री परिषद ने आपको डिटेल में बताई जाएगी। पहले इसने मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई सहायता दी या सलाह दी किसी विषय के बारे में, तो पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति इनकी सहायता अथवा सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था। यानी कि वह उनकी सलाह को मान भी सकता था, अन्यथा नहीं। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 44वां 1978 में हुआ। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की अब सभी सलाहों को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। क्या होगा? अब राष्ट्रपति के लिए जितनी भी सलाह होगी ये सब बाध्यकारी होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो प्रधान है प्रधानमंत्री है। अब इसके अगले अनुच्छेद में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि जितने मंत्री हैं उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी अहर्ता और उनकी शपथ, वेतन, इनके बारे में क्या होगा, इनका प्रबंध कौन करेगा, इनके बारे में सब हमारा अनुच्छेद 75 बताता है। देखिए, यदि मैं बात करूं नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति क्या है, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। तो अनुच्छेद 75 बताता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी? प्रधानमंत्री की। यानी कि बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह
कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 75 में बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलो जी, ये तो बात आई थी इनकी नियुक्ति के बारे में। इनकी अर्हता क्या होगी? अर्हता का मतलब इनकी योग्यता। देखिए, जो हमारे मंत्री है दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, इनकी अर्हता होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता अथवा राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता। ये जो मंत्री बनेंगे या तो राज्यसभा के सदस्य हो या फिर लोकसभा के सदस्य हो। अब बात आती है, क्या वह सदस्य भी मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? एक बार और मैं आपको बता दूं कि क्या वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक बिना किसी संसद के सदस्य होते हुए किसी मंत्री पद के किसी पद पर रह सकता है, यानी कि वह मंत्री बन सकता है। कितने माह तक? मैं इसमें नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। देखिए, नोट पॉइंट में लिखते हैं, नोट पॉइंट में कि कोई भी व्यक्ति बगैर संसद के सदस्य होते हुए, बगैर संसद के कौन से? या तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, संसद के सदस्य होते हुए भी अधिकतम कितने महीने, यानी कि 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है, मंत्री बना रह सकता है। इसके बाद इसे अपना त्यागपत्र देना होगा। यदि यह अपने पद पर मंत्री बना रहना चाहता है तो अब इसके पास एक विकल्प है, वह 6 महीने के अंदर ही अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। यानी कि यदि वह 6 माह के अंदर ही अंदर, 6 माह के भीतर या अंदर क्या बन जाए? संसद के किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाए या निर्वाचित हो जाए, बन जाए, तो वह अपने पद पर बना रह सकता है, वह अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी योग्यता के बारे में थी। चलो जी, अब बात करते हैं, अर्हता तो हो चुकी, नियुक्ति भी हमने करवा ली। इनका कार्यकाल, उत्तरदायित्व मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले कार्यकाल देखते हैं। देखिए, इनका कार्यकाल भी कितना होगा, ये डिपेंड करता है इनके प्रधानमंत्री के ऊपर। यानी कि प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा कोई भी व्यक्ति अपने पद पर रहेगा। अब आप सोच रहे हो प्रधानमंत्री क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कौन है? प्रधान। और जो मंत्री है, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री है, वे क्या है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, यानी कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी बात मानने के लिए बाध्यकारी है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्यकारी है। अब यूँ कहे, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, अथवा मंत्री परिषद चाहे तो संपूर्ण जो अपनी मंत्री परिषद के साथ साथ लोकसभा को भी विघटित करवा सकता है राष्ट्रपति से, यानी कि राष्ट्रपति को विघटन के लिए सलाह दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी कार्यकाल की। अभी कार्यकाल में आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए। देखिए, कोई भी यदि व्यक्ति मंत्री बन रहा है तो मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता थी? वैसे तो मैं आपको बता दूं, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपको अलग डेटा के लिए। जैसे कि लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, जब तक वे अपने सदस्य यानी कि सदन की सदस्यता उनके पास है, जब तक कि उनके पास सदन की सदस्यता है,
तब तक ही वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, यदि कि मैं बात करूं, यदि कोई राम नाम का लड़का है और वह लोकसभा का सदस्य है, तो लोकसभा का सदस्य होने के नाते यदि उसको मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई, उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने मंत्री नियुक्त कर दिया किसी भी विभाग का, किसी भी मंत्रालय का, तो वह केवल 5 वर्ष तक ही अपने पद पर रहेगा। नॉर्मली यदि हम बात करें तो जो मंत्रिपरिषद में हमारे कौन कौन शामिल है, प्रधानमंत्री भी, तो इनका जो कार्यकाल है मात्र 5 वर्ष का है। कितना है? मात्र 5 वर्ष का। ये बात थी मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में। अब बात करते हैं शपथ। शपथ क्या है? मंत्रिपरिषद, पहले तो मैं आपको बता दूं, शपथ से पहले मंत्रिपरिषद में कितने व्यक्ति होंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मंत्रिपरिषद में जितनी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उनका मात्र 15% ही होती है। जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनका मात्र 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल है। देखिए दोस्तों, यानी कि यदि वर्तमान में हमारे लोकसभा सदस्य 545 है, तो इनका 15% कितना बैठता है, देख लेते हैं। 545 का 15%, आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा मुझे। जितने भी आएंगे इतने जो मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में शामिल रहेंगे, इतने जो सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। ये बात थी इनके बारे में। अब मैं आपको शपथ के बारे में बताया था। देखिए, मंत्रिपरिषद जिसमें हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल है, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ये संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं। शपथ में ये अपनी गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं। पद की गोपनीयता बनाए रखने हेतु इनकी शपथ दी जाती है। बात करते हैं इनकी वेतन भत्तों के बारे में। इनका वेतन भत्ता क्या है? इनको वेतन भत्ता इनके संसद के सदस्य होने के कारण मिलता है, यानी कि इनको मंत्री होने के कारण कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता है। केवल इनको आवास की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, यात्रा की सुविधाएं मिलती है मंत्री होने के नाते। ठीक है दोस्तों, ये बात थी इनके वेतन भत्तों के बारे में। चलो अब बात करते हैं उत्तरदायित्व। इनका उत्तरदायित्व क्या है? तो जितने भी मंत्री हैं वे क्या है? जितने भी मंत्री हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक बार और मैं बता रहा हूँ, जितने भी मंत्री हैं सामूहिक रूप से, यानी कि इनका 2 उत्तरदायित्व है। पहला है सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पहले सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी एक सदस्य द्वारा किया गया कार्य यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि उसके जो कार्य है किसी भी सदस्य द्वारा, एक जो कार्य मतलब कि पूरी मंत्रिपरिषद के एक सदस्य द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत पूरी मंत्रिपरिषद किसकी होती है? पूरी मंत्रिपरिषद की। यानी कि कहने का मतलब ये, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल है, गृह मंत्री भी या रक्षा मंत्री भी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल है, यदि इसके किसी भी एक सदस्य के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए लोकसभा में, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, तो यदि वह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो क्या होगा? संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, यानी कि वे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। किसके कारण? केवल एक मंत्री के कारण। ठीक है ना। ये थी सामूहिक उत्तरदायित्व में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? चूँकि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको अपने पद से मुक्त करा सकता है, लेकिन बात यह है राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार नहीं करता। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद का जो प्रधान है कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। यानी कि कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति से तात्पर्य मेरा मंत्री से, यदि कोई मंत्री को प्रधानमंत्री हटवाना चाहता है तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इसको हम हटाना चाहते हैं, आप इसके प्रति कार्य करें। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्यकारी है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया। यह बाध्यकारी करेगा 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है दोस्तों, ये थी उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व में मैंने आपको बता दिया और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि लेक्चर समाप्त करें और इसके मैं आप 2-4 और बात बता दूँ। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद की संरचना। आखिर मंत्री परिषद की संरचना कैसी है? इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल क्या होता है? 2 मिनट रुकिए दोस्तों, फोन आ रहा है। हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद की संरचना और मंत्री परिषद के अंदर ही आता है मंत्रिमंडल। क्या आता है? मंत्रिमंडल। देखिए, चलो मैं यदि थोड़ा सा ब्रीफ भी बता दूं इसके लिए। मंत्री परिषद में जहां पूरे संपूर्ण लोकसभा के 15% व्यक्ति होते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में पूरे मंत्रिमंडल के टोटल 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। यानी कि ये 15 से 20 ही व्यक्ति जो है हमारे संपूर्ण देश को चलाते हैं, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण मंत्रालय है कौन कौन से? जैसे कि रक्षा मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है। जितने भी बेस्ट जितने भी मंत्रालय हैं, ये सभी इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।